नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। इन दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। कम से कम प्रतीत तो ऐसा ही होता है कि ये दोनों केंद्रीय एजेंसियां जहां कहीं भी करप्शन है या मनी लॉन्ड्रिंग है वहां पर एक्शन मोड में है। लेकिन ये एक्शन मोड केवल विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं वहां नजर आता है और इस कारण इस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तमिलनाडु में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पर रिश्वत लेने का एक आरोप कुछ समय पहले लगा था और राज्य की जो एंटी करप्शन ब्रांच है तमिलनाडु की, उसने वहां ईडी के अधिकारी की गिरफ्तारी कर दी थी। बड़ा हंगामा मचा। फिर आया पश्चिम बंगाल का मामला, जहां ईडी अभी कुछ दिन पहले एक रेड डाल रही थी और उस रेड के दौरान वहां पर पहुंच गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी पुलिस बल के साथ और उन्होंने ईडी की कार्रवाई को बाधित कर दिया। अभी इस मामले पर शोर थमा ही नहीं था कि 2 दिन पहले झारखंड की पुलिस सीधे ईडी के दफ्तर में दाखिल हो गई। ये तीनों मामले बताते हैं कि जो संघवाद की कल्पना की गई थी, यूनियन ऑफ इंडिया की कल्पना की गई थी, जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकारों और उनके कार्य क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या थी, वो दरकने लगा है और इसी के कारण हमारा संघवाद कमजोर हो रहा है। ऐसे माहौल में मुझे अभी आपसे बात करते करते एक गीत याद आ गया। आपने भी सुना होगा, जबरदस्त वायरल हो रहा है। नहीं सुना है तो इस वीडियो में सुनिए। चप्पल पहन के मनसुख भोरा उठा रहा है और हमारा देसी हीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह पर पड़ा रुपया भैया। पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ाओ, जो गंगा के लिए लड़ाओ, जीवन गवा रहा है। और इधर मनमौजी मन की सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। युवा गा रहा है, जिसको जनरेशन जेड कहा गया, वो गा रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा है, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा है। युवाओं के गले से निकलकर सोशल मीडिया पर सत्ता के खिलाफ जन स्वर बनता यह गीत, बहुत महत्वपूर्ण गीत इन दिनों बना हुआ है। ये फिर याद दिला रहा है कि बहुत कुछ देश में ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं इन मामलों की। केंद्रीय एजेंसियां, जैसा मैंने कहा, लगातार आप कह सकते हैं चुन चुन कर उन्हीं राज्यों में कार्रवाई कर रही है जहां अपोजिशन की गवर्नमेंट है। और ये चीज भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म की बुनियादी अवधारणा को खतरे में डाल रही है। और ये कोई ताजा आरोप नहीं है, बल्कि एक पूरा पैटर्न है। आप कह सकते हैं कि घटनाओं की श्रृंखला है, जिसने देश के सामने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में संविधान द्वारा तय केंद्र और राज्य का जो बैलेंस है वो अब एजेंसियों की तरफ, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ एक तरफा ताकत में बदल रहा है। और यदि ऐसा है तो इसकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी किस पर बनती है? मेरी समझ से यह सीधे सीधे केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है। उनके गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, चाहे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, काम करती हैं। और जब ये एजेंसियां केवल अपोजिशन की जहां सरकारें हैं वहां केंद्रित कर देती हैं अपने ध्यान को, तो खतरा पैदा हो जाता है, संकट पैदा हो जाता है।
और सबसे मारक तस्वीर ये बनती है कि अब ये लड़ाई केवल अदालतों, एजेंसियों और राजनीतिक पार्टियों के बीच नहीं रह गई है, बल्कि ये जनता की आवाज़ में, सोशल मीडिया की भाषा में, युवाओं के गाए हुए इस गीत में नज़र आ रही है, जो मैंने आपको अभी सुनाया और आपने सुना। देश हमारा कहाँ जा रहा है, कहो नरेंद्र मज़ा आ रहा है। ये गंभीर है, बहुत गंभीर बात है। ये युवा गीत गा रहे हैं, छात्र समूहों में गीत गा रहे हैं, और जिसने भी इसे एक बार देखा उसने या तो हंसकर वो हंस दिया होगा या चौंक गया होगा, या हर गंभीर आदमी खामोश होकर सोच में पड़ गया होगा, क्योंकि इन युवाओं की आवाज़ में गाया गया यह गीत एक सवाल उठा रहा है जो हर किसी को बेचैन करने के लिए काफ़ी है, हर उस शख्स को जो डर रहा है इन दिनों देश में जो कुछ भी घट रहा है। ये वायरल गीत इसलिए ट्रेंड नहीं, एक आप कह सकते हैं टिप्पणी है, क्योंकि इसी दौर में देश यह भी देख रहा है कि सेंट्रल एजेंसियों के कारण राज्य और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल इसका पहला बड़ा उदाहरण बन के आपने कुछ दिन पहले देखा। झारखंड इसका दूसरा उदाहरण है, 2 दिन हुए हैं, वहाँ पर भी ईडी और केंद्र राज्य सरकार के बीच ठन गई है। और इससे पहले तमिलनाडु में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था जहाँ ईडी और तमिलनाडु की सरकार आमने सामने आ गए थे। याद रखिएगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, 1 दिसंबर 2023 को तमिलनाडु में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मदुरई स्थित सब जोनल कार्यालय में तैनात एक अधिकारी थे, अंकित तिवारी। उनको राज्य की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक सरकारी डॉक्टर से कथित तौर पर 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया। कितनी गंभीर बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जांच अधिकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके पास प्रमाण थे, उसने एक सरकारी डॉक्टर से 20 लाख की घूस मांगी। बड़ा हंगामा मचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राज्य की एजेंसी ने ईडी के अधिकारी को हथकड़ी लगा दी हो। 2 दिसंबर 2023 को राज्य की विजिलेंस टीम ने ईडी के दफ्तर में ही छापा मार दिया था, और वहीं से ये बहस जन्मी जो अब बंगाल और झारखंड में विस्फोट की शक्ल ले चुकी है। प्रश्न है कि राज्य पुलिस और विजिलेंस का केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में घुसकर तलाशी लेना सही है? यदि है तो क्या इससे संघ और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच संबंध खराब नहीं होंगे? और गलत है तो क्यों है? तमिलनाडु प्रकरण में ईडी का तर्क था कि वहां की विजिलेंस की कार्रवाई सेंट्रल एजेंसी के काम में बाधा डालने का एक प्रयास है, और यही कारण था ये मामला बड़ा उछला, सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी हुआ, लेकिन चीज़ें बदली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा स्पष्ट कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस या राज्य की विजिलेंस पुलिस के अधिकार क्षेत्र में बार बार टकराव होना खतरनाक है, इस पर बैलेंस बनाया जाना जरूरी है। लेकिन कोई बैलेंस नहीं बना, और फिर आया 8 जनवरी 2026। कोलकाता में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। ममता बनर्जी प्रवर्तन निदेशालय जब छापा डाल रहा था आईपैक नाम की एक कंपनी में, और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर में ममता दीदी खुद पहुंच गई भारी पुलिस बल के साथ। काफ़ी कंप्यूटर्स और डॉक्यूमेंट्स सुना है लेकर वहां से निकल आई। ईडी को काम करने से रोक दिया। ममता का मानना था कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को वसूलने के लिए, बीजेपी तक पहुंचाने के लिए ईडी ने ये कार्रवाई की है। ईडी ने आरोप लगाया सीधे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे अधिकारियों को रोका गया, जांच में बाधा डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल अभी पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रोक दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का मतलब यह है कि संघवाद दरक रहा है, और उसके बाद अभी इसका शोर थमा भी नहीं है। झारखंड की घटना सामने आ गई। अभी 15 जनवरी की सुबह रांची में झारखंड पुलिस की टीम वहां के एक डिप्टी एसपी के नेतृत्व में और एयरपोर्ट थाना प्रभारी के साथ ईडी के कार्यालय में दाखिल हो गई। वहां जांच करने लगी, और यह सिर्फ पुलिस जांच नहीं बल्कि एक मैसेज झारखंड की सरकार ने दिया है कि यदि आप हमें परेशान करेंगे तो हम आप पर वार करेंगे। हालात देखिए, एक देश है और वहां पर एक देश में केंद्र सरकार की एक एजेंसी कोई कार्रवाई कर रही है तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए, किससे सुरक्षा के लिए? राज्य की पुलिस से सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलानी पड़ी, अर्धसैनिक बल बुलाने पड़े।
फिर मामला कोर्ट में आ गया, हाई कोर्ट ने इस मामले में, झारखंड हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। ये मामला एक संतोष कुमार नाम के एक ऑफिसर से जुड़ा है जो वहाँ के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में काम करता था। उस पर आरोप है उसने 2 करोड़ रुपए का गबन किया। संतोष कुमार को ईडी ने पकड़ा। संतोष कुमार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक जैन और उसके सहयोगियों ने उन्हें कैबिन में बंद करके बेरहमी से मारा। सर में गंभीर चोटें आई हैं, 6 टाँके लगाने पड़े। और जैसे ही संतोष कुमार ने ये पुलिस को बताया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। बहुत संभव है ऐसा कुछ हुआ हो और बहुत संभव है ये ऐसा ना हुआ हो। ईडी को टारगेट करने के लिए झारखंड पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हो। मामला इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स का नहीं है, मामला है भारत के संघ की जो अवधारणा हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी उसके दरकने का। ये बेहद खतरनाक बात है और ये संघवाद पर सीधा असर डाल रही है। जब हमारा संविधान बन रहा था, और मैं एक बात और बता दूं, ये इससे पहले भी झारखंड में ऐसा हो चुका है। 29 जनवरी 2024 को ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर में कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी। और इसके जवाब में 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने रांची के एससी एक्टी पुलिस स्टेशन में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी थी। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ तौर पर संविधान सभा में कहा था, इंडिया इज नॉट एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी राज्य बनते बिगड़ते रह सकते हैं, सीमाएं बदल सकती हैं, किसी राज्य का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन भारतीय संघ अखंड रहेगा। यह संघ इसलिए अखंड रहेगा क्योंकि संविधान ने राज्यों को स्वतंत्र इकाइयों का समूह नहीं माना जो चाहे तो अलग हो जाए। हमारे कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ये यूनियन है, अविनाशी यूनियन, अटूट यूनियन। लेकिन आज जब केंद्रीय एजेंसियां राज्यों में एक राजनीतिक हथियार की तरह प्रयोग में लाई जा रही हैं और राज्य सरकारें अब रिटेलिएट करने लगी हैं, जवाबी कार्रवाई में अपने पुलिस बल को उतारने लगी हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर के अविनाशी संघ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। प्रश्न चिन्ह या खतरा संघ के टूटने का नहीं है, संघ के भीतर के भरोसे के टूटने का है। मेरा मानना है, जो मैंने आपको गीत सुनाया, आपने पहले भी सुना हो, वह संघवाद के बीच अब एक बहुत महत्वपूर्ण गीत बनकर उभरता है, एक कटाक्ष बनकर उभर रहा है, एक बयान बनकर उभर रहा है, क्योंकि वो एक असहज प्रश्न पूछ रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा है, और हमारे युवा उसका जवाब भी दे रहे हैं, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। यह गीत युवाओं के होंठों से निकला है, इसलिए एक और बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि ये आने वाले समय की आवाज़ है और आने वाला समाज, आने वाला समय यही पूछ रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो वर्तमान में जो भी सत्ता में हैं उनको मानना पड़ेगा कि मामला केवल ईडी या सीबीआई की कार्रवाई का या राज्यों द्वारा दर्ज कराई जा रही एफआईआर का नहीं है। मामला उस लोकतंत्र का है, उस संविधान का है, उस संघवाद का है, जिसकी जिम्मेदारी अंततः केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर आकर टिक जाती है। और ऐसे में निश्चित तौर पर देश एक नहीं कई बार यही सवाल पूछेगा कि ये देश हमारा कहाँ जा रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है।